आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, ब्रिटिशर्स का क्या इसमें रोल था, फर्स्ट इन्फिदा क्या है, सेकंड इन्फिदा क्या है, और जो उनकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट्स ग्रुप हैं PLO और हमास, उनका क्या रोल है इसमें। आज की वीडियो में ये सब रहेगा और ये फर्स्ट पार्ट है इजराइल पैलेस्टीन ग्रुप का। और सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे इजराइल पैलेस्टीन ग्रुप का सल्यूशन क्या है और इंडिया किस तरीके से देखता है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को। तो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इजराइल की लोकेशन क्या है। देखिए, ये मेडिटेरियन सी और जॉर्डन के बीच में एक कंट्री है छोटी सी, वो है इजराइल। नीचे इसके इजिप्ट है, ऊपर लेबनान और सीरिया है। अगर हम इसको जूम इन करें तो आपको इजराइल का इमेज ये मिलेगा। जो ऑरेंज वाला एरिया है वो इजराइल है और वेस्ट बैंक गोलन हाइट इजराइल ने कैप्चर किया हुआ है। गोलन हाइट सीरिया से किया हुआ है और वेस्ट बैंक जॉर्डन से। अगर हम ये वाली लाइन खींच दें, ये जॉर्डन रिवर है, तो इसके लेफ़्ट में जो वेस्ट बैंक है उसका नाम इसके लेफ़्ट में होने की वजह से बड़ा ऑब्वियसली। और एक जेरूसलम सिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 रिलीजन्स के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, मुस्लिम्स के लिए और जूइज़म के लिए। और गाजा स्ट्रिप और गोलन हाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में। तो हम जानेंगे आगे कि इनका क्या रोल है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो इसकी शुरुआत हुई थी जेनोसाइड मूवमेंट से, जो शुरू हुआ था 1897 में। देखिए, जेनोसाइड मूवमेंट में बहुत सारे जो जूइश लोग थे वो दुनिया भर से माइग्रेट कर रहे थे वापस अपनी होली कंट्री में या होली लैंड में, उस टाइम की पैलेस्तीन में। वो यहाँ के जो पैलेस्तीन लोगों की लैंड खरीद के वहाँ पे अपने छोटा बिजनेस या फार्मिंग स्टार्ट कर रहे थे, जो कि एक रीज़न बना था जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था पैलेस्तीन और जूइश लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हुआ था, जो टेंशन क्रिएट हुई थी, उसकी नींव इसी मूवमेंट से बढ़ी थी। और इस मूवमेंट को और बढ़ावा दिया था ब्रिटिशर्स के बैलफोर डिक्लेरेशन ने, जो 1917 में हुआ था। देखिए, ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा रोल है पैलेस्तीन जूइश कॉन्फ्लिक्ट में, आज के पैलेस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि ब्रिटिश ने 2 ऐसे अग्रीमेंट या डिक्लेरेशन साइन किए थे। एक तो स्काई पिकॉट एग्रीमेंट किया था 1916 में, जिसके तहत ब्रिटिश और फ्रांस ने ये सीक्रेटली ये डिसाइड कर लिया था कि जो ओटोमन एम्पायर का जो डिवीज़न होगा वो आपस में खुद ही कर लेंगे, यानी उन्हें खुद के लिए ही रूल करने के लिए ओटोमन एम्पायर का डिवीज़न कर लिया था। इस मैप से आप साफ तरीके से समझ पाएंगे। अगर मैं यहाँ एक लाइन खींच दूँ, ये जॉर्डन रिवर और ये वाला एरिया बन जाता है पैलेस्टाइन, ये है जॉर्डन। तो ब्रिटिशर्स ने ये ऑरेंज और ये ग्रीन वाला तो अपने लिए रख लिया था खुद के रूल करने के लिए, और ऊपर वाला एरिया जो आज का लेबनान और सीरिया है वो फ्रांस को दे दिया था। तो ब्रिटिश ने सीक्रेटली ये वाला जो है ऑटोमन एम्पायर के डिवीज़न के बाद ये एरिया तो खुद के लिए रख लिया था, ये वाला खुद के लिए रख लिया था रूल करने के लिए। और वहीं पे बैलफोर डिक्लेरेशन के थ्रू ब्रिटिशर्स ने जूइश को ये बोल दिया था कि आप अपनी होली कंट्री पे, होली लैंड पे वापस आइए, आपको अपना खुद की एक कंट्री मिलेगी। यानी ब्रिटिशर्स ने एक तरफ फ्रांस और खुद के लिए रख लिया और दूसरी तरफ जूइश पीपल से कह दिया कि वो आप अपनी कंट्री में आ सकते हैं, उनको अपनी खुद ही एक अलग कंट्री मिलेगी। तो जिसकी वजह से जो जेनोसाइड मूवमेंट था वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, तो लोग थे वो और ज़्यादा तेज़ी से आने लग गए, जिसकी वजह से अरब स्टेट्स जो थी वो उनको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो उनकी होली लैंड थी वो भी जा रही थी, क्योंकि जूइश के अलावा वो क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स के लिए भी होली लैंड है, तो वो भी जा रही थी। तो जिसको खुश करने के लिए उन्होंने वाइट पेपर पॉलिसी लाई। वाइट पेपर पॉलिसी का इम्पोर्टेंट रोल इसलिए भी है क्योंकि 1930s में नाजी पावर में आने लग गए थे जो जर्मन्स थे। तो जर्मन्स को हराने के लिए ब्रिटिशर्स को अरब्स की ज़रूरत पड़नी थी, तो उसके लिए उन्होंने वाइट पेपर पॉलिसी लाई, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि साल में सिर्फ 10,000 जूइश पीपल ही आ सकते हैं पैलेस्तीन में। तो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अरब स्टेट्स का साथ मिल जाए ताकि वो जर्मन्स को हरा पाएँ। लेकिन एक्चुअली ये बैकफायर ही कर गया, क्योंकि जहाँ पहले जूइश लोग अरब स्टेट से लड़ रहे थे, वहीं ये पॉलिसी लाने के बाद कि 10,000 लोग ही आ सकते हैं, कैप जो लग गई थी उनके ऊपर कि 10,000 से ज़्यादा नहीं आ सकते एक साल में, तो वो ब्रिटिशर्स के भी अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि पूरी दुनिया में हॉलोकास्ट हो रहा था, नरसंहार हो रहा था जूइश पीपल के साथ। तो जल्द से जल्द
अपनी होली कंट्री में या अपनी खुद की कंट्री में आना चाहते थे, और लेकिन ये 10,000 का कैप लगाने के बाद वो नहीं आ पाए। जहाँ वो पहले अरब के साथ लड़ रहे थे वहीं अब वो ब्रिटिशर्स के भी अगेंस्ट हो गए। ब्रिटिशर्स ने अपनी जितनी भी आर्मी थी वो वहाँ से हटा ली, जिसकी वजह से जो जर्मन्स ने उन्होंने उस पीरियड में करीब 6 मिलियन जूइश पीपल का नरसंहार किया था। ऑब्वियसली ये नंबर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एस्टिमेट लगाया जाता है कि लगभग 60 लाख लोगों को, जूइश लोगों को मार दिया गया था इस पीरियड में। और ये समस्या जब ब्रिटिशर्स ने अपनी फ़ौज वहाँ से हटा ली, अपनी आर्मी वहाँ से हटा ली, और फिर इस समस्या को ब्रिटिशर्स ने नई नई ऑर्गेनाइजेशन जो उस टाइम बनी थी 1945 में, यूनाइटेड नेशंस, उसको दे दी। यूनाइटेड नेशन में मैं एक डेडिकेट वीडियो ला चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो लिंक आपको ऊपर फ्लैश हो रहा होगा आई बटन में। जब उन यूएन के पास से गई तो यूएन ने उसको पैलेस्टाइन और जूइश लोगों के बीच में इक्वली लैंड डिवाइड कर दी, लेकिन जो उन्होंने लैंड डिवाइड करी वो बहुत अजीब तरीके से करी, बेतुकी ढंग से करी। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो उन्होंने जो कुछ पैचेस बीच बीच में ये अरब स्टेट्स के लिए रखे जो येलो वाले थे, यानी पैलेस्टाइन लोगों के लिए रखे, और जो ऑरेंज वाले थे बीच बीच में वो जूइश लोगों के लिए रखे, यानी आज के इजराइल के लिए रखे थे। हालांकि ये जो बीच में पैचेस थे वो जूइश लोगों को मंजूर था। उन्होंने जो भी ये पार्टीशन हुआ था, जूइश लोगों ने इसे सहमति दिखाते हुए अपनी स्टेट को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, सेल्फ इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया 14 मई 1948 को। लेकिन ये बात अरब स्टेट्स को पसंद नहीं आई, तो जैसे ही जूइश ने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंस घोषित किया 14 मई को, उसके अगले ही दिन 15 मई को अरब स्टेट्स ने इजराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। और इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल थी? इसमें शामिल थी 4 कंट्री, इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया, यानी इन चारों कंट्री ने मिलकर इजराइल के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। लेकिन इसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इस वॉर को इजराइल ने जीत लिया, और इसके अलावा ये तो जीती ही जीती और इनकी लैंड भी और ज़्यादा एनेक्स कर ली पैलेस्टाइन्स की, यानी जो यूएन ने पार्टीशन के दौरान इजराइल को लैंड मिली थी उससे ज़्यादा ही इजराइल ने कब्जा कर लिया इस वॉर के दौरान जो पैलेस्टाइन की। तो आप इस मैप से समझ सकते हैं जो पहले वाइट पार्ट था ये पहले इजरायली लोगों के लिए रखा गया था, लेकिन 1948 की वॉर के बाद इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा एरिया पैलेस्टाइन लोगों का भी कैप्चर कर लिया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी वॉर स्टार्ट होती है 1967 में, लेकिन 1964 में एक और ऑर्गेनाइजेशन सामने निकल के आई जो कि अगेंस्ट थी इजराइल के, और ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली ही सपोर्ट कर रही थी इजराइल में रह गई, वो थी पीएलओ। क्योंकि अब तक तो जो भी सपोर्ट मिल रहा था पैलेस्टीन्स को वो बाहर की कंट्रीज से मिल रहा था, चाहे आप इजिप्ट ले लें, जॉर्डन, इराक, सीरिया, तो इन कंट्रीज से मिल रहा था। लेकिन इंटरनल ही अब जो वहाँ के पैलेस्टीन लोग थे उनको लगा कि अब हमको खुद भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई पीएलओ, जिसके लीडर थे यासिर अरफात। उसके बारे में हम बात करेंगे। और पीएलओ की एक खुद की पार्टी थी फतह और हमास, ये जो पहले मिलिटेंट ग्रुप थे, फिर बाद में फतह को रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल ने, तो उसका हम डिस्कशन आगे करेंगे। तो पहले चलते हैं इजराइल अरब वॉर की तरफ, जो दूसरी वॉर हुई। दूसरी वॉर 6 डे वॉर के नाम से भी जानी जाती है, जो 1967 में हुई थी। और इस वॉर में 3 देश के अगेंस्ट इजराइल लड़ा था, और इसमें से 3 देश कौन कौन से थे? इस बार थे इजिप्ट, जॉर्डन और इराक। इस बार सीरिया नहीं था। तो जब इजराइल ने ये देखा कि इजिप्ट, जॉर्डन, इराक मिलके मिलिट्री पावर बिल्ड कर रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट, तो इजराइल ने पहले ही सरप्राइज अटैक कर दिया एयर स्ट्राइक करके, और इस वॉर में इजराइल ने और ज़्यादा लैंड को एनेक्स कर लिया। 6 दिन में ये वॉर ख़त्म हो गई थी, और इस बार इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा सीरिया, इराक और सबसे ज़्यादा लैंड इजिप्ट की ले ली। अब इस मैप से समझ सकते हैं कि ये जो ग्रे वाला पार्ट है वो इजराइल का है, और ये जितना भी ऑरेंज वाला पार्ट है ये इजराइल ने एनेक्स कर लिया है दूसरे कंट्री से। तो आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा खुद इजराइल नहीं है, उसने उससे ज़्यादा बड़े एरिया को एनेक्स कर लिया था। सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया खोया था इजिप्ट ने अपना सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला वो होता है जो 3 जगह से समुद्र से घिरा होता है। देखिए ये 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया इजिप्ट ने खोया। उसके बाद जो वेस्ट बैंक और जेरूसलम, जो होली सिटी थी जेरूसलम, वो भी जॉर्डन ने खो दी थी, और गोलन हाइट्स सीरिया ने खोया। लेकिन हालांकि जो सिनाई पेनिनसुला था
वो एक पीस ट्रीटी के थ्रू इजिप्ट को वापस कर दिया गया और इसके बदले में इजिप्ट ने एक इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया और इजिप्ट पहली कंट्री बन गई थी जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, पहली अरब कंट्री। और इजराइल ने गाजा स्ट्रिप को भी एनेक्स कर लिया था जो अभी हमास के कंट्रोल में है 2007 से। जो मैंने आपको बताया था कि 2 मिलिटेंट ग्रुप थे, हमास, एक फतह जो रिकॉग्नाइज कर लिया जिसने इजराइल को, और एक हमास। तो गाजा स्ट्रिप अभी हमास के कंट्रोल में है। तो अब हम चलते हैं ऑस्लो अकॉर्ड्स की तरफ जो 1993 में हुआ था। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फतह और जो पीएलओ है इसका क्या रोल है इजराइल में। तो सबसे पहले हम पीएलओ के बारे में जान लेते हैं। पीएलओ वजूद में आया था वो 1960s में आया था, 1964 में। और पीएलओ जो मोस्टली ऑपरेट करता था वो जॉर्डन में अपने कैंप लगा के करता था, जहाँ से वो गोरिल्ला अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करके इजरायली आर्मी में अटैक करता था, यानी छुप छुप के अटैक करता था इजरायली आर्मी के ऊपर। जहाँ पे वो पत्थर या जो मॉकटेल होते हैं, पेट्रोल बम होते हैं, उनका इस्तेमाल करके इजरायली आर्मी के ऊपर मोस्टली अटैक किया करता था। लेकिन 1960 से 1980s तक पीएलओ ने अपने आप को जॉर्डन से ऑपरेट किया। लेकिन जॉर्डन सरकार के साथ पावर स्ट्रगल होने की वजह से जो पीएलओ थे उन्होंने अपना शिफ्ट लेबनान में शिफ्ट कर दिया। जब लेबनान ने शिफ्ट किया तो इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया ताकि वो जो पीएलओ के बेस कैंप हैं उनको डिस्ट्रॉय कर पाए। जब इजरायली आर्मी ने पीएलओ के बेस कैंप को डिस्ट्रॉय किया लेबनान पे अटैक करके, तो जो इनके लीडर थे पीएलओ के, यासिर अरफात, उन्होंने यूएन के पार्टीशन को मानने के लिए हामी भर दी। जब तो उसी की वजह से आया जो हमारा ऑस्लो अकॉर्ड था वजूद में। ऑस्लो अकॉर्ड में पीएलओ ने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को और इजराइल ने इसके बदले रिकॉग्नाइज किया पीएलओ को और इनकी खुद की ज़मीन वापस करी जो यूएन ने डिवाइड की थी। कौन कौन सी? गाजा स्ट्रिप दी और वेस्ट बैंक दिया इजराइल ने इनको, पीएलओ को। तो ये था ऑस्लो अकॉर्ड। ऑस्लो अकॉर्ड मतलब ऑस्लो अकॉर्ड में इजराइल ने पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया, पीएलओ ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया एज ए कंट्री, और उसके बदले में इजराइल ने पीएलओ को खुद की सेल्फ गवर्नेंस के लिए गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक गवर्न करने के लिए दे दिए, वहाँ से अपनी मिलिट्री को हटा दिया। लेकिन 2004 में पीएलओ की जो पार्टी थी फतह, उनके लीडर की मृत्यु हो गई यासिर फतह की, जिसकी वजह से इलेक्शन किसने जीते? हमास ने। और हमास और भी ज़्यादा अगेंस्ट था इजराइल के जो लॉन्च करते हैं रॉकेट लॉन्चर्स इजरायली आर्मी के ऊपर तो करते ही हैं और साथ ही साथ सिविलियंस के ऊपर भी करते हैं, जिसकी वजह से और हमास की पार्टी में पावर में आने से वजह से फतह और हमास के बीच में एक पावर स्ट्रगल भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से जिसका रीज़न क्या निकला? जो गाजा स्ट्रिप थी वो तो चलेगी हमास के अंडर में और वेस्ट बैंक अभी भी पीएलओ के अंडर में या फतह के अंडर में। और हमास ही मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो भी अब लड़ता है इजराइल से। पीएलओ ने सीज फायर कर दिया है और पीसफुली वो इजराइल के साथ वजूद में रहते हैं। हालांकि ये ज़मीन अभी भी इजराइल में, लेकिन पीएलओ को खुद की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का मौका मिलता है इजराइल में। और यही मेन डिफरेंस है पीएलओ और हमास ने। हमास अभी भी अटैक करता है इजराइल के ऊपर और वहीं पे पीएलओ जो है वो पीसफुली इजराइल के साथ रहती है, उन्होंने सीज फायर कर दिया है। तो दोस्तों यह था एंड इस वीडियो का, और ये सिर्फ पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे कि जो ये प्रॉब्लम चल रही है इसका सोल्यूशन क्या है और इंडिया किस तरीके से देखता है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को। और इंडिया पहली एक ऐसी नॉन अरब कंट्री बना था जिसने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।